नमस्कार। सोचिए, हमारा संविधान जो हमें मौलिक अधिकार देता है, वही संविधान कुछ खास हालात में उन्हीं अधिकारों को वापस भी ले सकता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर ये सच है। आज हम इसी के तह तक जाएंगे, संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की दुनिया में। ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जिसने भारत के लोकतंत्र की, कह सकते हैं कि, परीक्षा ली है बार बार। यहाँ दांव पर सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारी आपकी आज़ादी है। तो चलिए इस बेहद नाजुक संतुलन को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भाई ये प्रावधान है ही क्यों? सोचिए, देश एक प्रेशर कुकर जैसा है। सामान्य दिनों में सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब संकट का दबाव बढ़ता है, जैसे युद्ध, बाहरी हमला या कोई बड़ा विद्रोह, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व चाहिए, है ना? बस संविधान के ये आपातकालीन प्रावधान ठीक यही काम करते हैं, ताकि देश बिखरने से बच सके। तो असल में ये प्रावधान करते क्या हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सामान्य समय के नियमों को पॉज कर देते हैं। भारत, जो आमतौर पर एक संघीय ढांचे में काम करता है, जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, वो संकट के समय एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। मतलब सारी की सारी पावर दिल्ली में आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ताकतवर और शायद सबसे खतरनाक आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी, जिसका जिक्र है आर्टिकल 352 में। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका क्या मतलब है? क्या एक बड़ा सा विरोध प्रदर्शन या कोई छात्र आंदोलन? ये शब्द इतना वेग था, इतना धुंधला था कि ये सरकार को लगभग किसी भी हालत में इमरजेंसी लगाने की खुली छूट दे देता था। आप समझ सकते हैं कि इसके गलत इस्तेमाल का खतरा कितना कितना बड़ा था। और भारत ने इस खतरे को हकीकत में बदलते हुए देखा। उसी कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए 1978 में 44th संशोधन के जरिए संविधान को बदला गया। आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर एक बहुत ही ठोस शब्द लाया गया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। मतलब अब सरकार को ये साबित करना होगा कि लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, बल्कि उनके हाथों में हथियार हैं। ये एक बहुत बड़ा और बेहद जरूरी बदलाव था। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो देश में होता क्या है? असल में देश का पूरा पावर बैलेंस ही हिल जाता है। राज्य सरकारें बस नाम की रह जाती हैं, उन्हें केंद्र का हर निर्देश मानना पड़ता है। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं, उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सारे अधिकार एक साथ एक ही झटके में नहीं खत्म होते। देखिए, आर्टिकल 358 के तहत जैसे ही युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 यानी बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ये सब अपने आप सस्पेंड हो जाता है ऑटोमैटिकली। लेकिन बाकी अधिकारों के लिए राष्ट्रपति को एक अलग आदेश निकालना पड़ता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सेफ्टी नेट। 44th संशोधन ने ये पक्का कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में छीने नहीं जा सकते। नेवर। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार जो चाहे कर सकती है, उसकी ताकत पर कोई लगाम ही नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे देश की न्यायपालिका की। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मील का पत्थर वाला फैसला सुनाया। अगर सरकार बिना किसी ठोस वजह के, या कह लीजिए गलत इरादे से इमरजेंसी लगाती है, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये लोकतंत्र पर एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। अब आते हैं दूसरे टाइप की इमरजेंसी पर, स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम और आप राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से बेहतर जानते हैं। और सच कहूं तो ये अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज्यादा राजनीतिक विवादों में रहने वाला प्रावधान है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है? इसके दो रास्ते हैं संविधान में। पहला, आर्टिकल 356, जो कहता है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही, तो वो इसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। और दूसरा है आर्टिकल 365, जो कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे इन प्रावधानों का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार की तरह हो सकता है ना? खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। और क्योंकि इस ताकत का बार बार राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, तो फिर से एक बार न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा और उसने कुछ ऐसे मजबूत, कह सकते हैं, गार्डरेल्स बनाए जिसने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया।
इस गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिशें तो काफी समय से चल रही थी। 1987 में सरकारिया आयोग ने कहा कि भई इसे लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी हथियार के तरह ही इस्तेमाल करो। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1994 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने केंद्र और राज्यों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक फैसले ने केंद्र सरकार की मनमानी शक्तियों पर जबरदस्त लगाम लगा दी। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, पहली बात, राष्ट्रपति शासन लगाना जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। दूसरी, सरकार का फैसला हवा में नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, आप विधानसभा को भंग नहीं कर सकते जब तक संसद उसे मंजूरी ना दे दे। और सबसे क्रांतिकारी बात, अगर अदालत को लगता है कि सरकार गलत तरीके से गिराई गई है तो वो उसे वापस जिंदा कर सकती है, रिस्टोर कर सकती है। और फिर आया वो नियम जिसने सारी बहसी खत्म कर दी। बहुमत का फैसला कौन करेगा? राजभवन में बैठे राज्यपाल? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, विधानसभा के फ्लोर पर। इसे ही कहते हैं फ्लोर टेस्ट। ये केंद्र के राजनीतिक दखल पर एक सीधी और करारी चोट थी। चलिए, अभी तक हमने राजनीतिक और संवैधानिक संकट की बात की, लेकिन एक और संकट है जो किसी भी देश की नींव हिला सकता है, और वो है आर्थिक संकट। तो चलिए अब फटाफट देखते हैं तीसरे और आखिरी तरह के आपातकाल को। ये है आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल। कल्पना कीजिए, अगर देश आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर आ जाए, क्रेडिट खत्म हो जाए। ऐसे में केंद्र सरकार बहुत कड़े कदम उठा सकती है, जैसे कि जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। आज़ादी से लेकर आज तक भारत में एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। ये अपने आप में बताता है कि ये प्रावधान कितने असाधारण हालात के लिए बनाया गया है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे गंभीर, जिसका सीधा असर हमारे मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। फिर है राज्य आपातकाल, जिसका सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, लेकिन अब जिस पर कोर्ट की लगाम है। और आखिर में वित्तीय आपातकाल, वो शक्ति जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत भगवान का शुक्र है आज तक नहीं पड़ी। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक तरफ संविधान ने देश को बचाने के लिए असाधारण शक्तियां दी हैं, दूसरी तरफ न्यायपालिका ने उन शक्तियों के गलत इस्तेमाल से नागरिकों को बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनाए हैं। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है, एक नाजुक संतुलन है, और असली सवाल आज भी वही है, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींची जाए। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबसूरती भी है।